हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को कवर करूंगा जिनको आप मेरे हिसाब से आपको जरूर चैलेंज करना चाहिए और उन क्वेश्चंस को भी जो मेरे हिसाब से नॉन चैलेंजेबल हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर और अपने एनालिसिस के बेसिस पर बनाई है। ऐसा हो सकता है कि कई क्वेश्चंस पर हमारे व्यूज डिफर करें। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बाकी एस्पिरेंट्स ने चैलेंज किया हो और आपने चैलेंज ना किया हो और उस चैलेंज को एंटी एक्सेप्ट कर लेती है, तो दोस्तों उस केस में आपको भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वली मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्रेन ड्राइवर को लेके, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 10385। इसमें स्टूडेंट्स का कहना है, बहुत से स्टूडेंट्स का, कि आंसर होना चाहिए था बोथ मिस्टर ए एंड बी। तो दोस्तों, जब इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने रिसर्च की तो एक केस लॉ सामने निकल के आया जिसका नाम है मर्सेडॉक्स एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कॉगिन्स एंड ग्रिफिथ लिमिटेड। साइटेशन पर भी स्क्रीन पर भी मेंशन है, आप चाहें तो इस केस लॉ को रिसर्च कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस लॉ और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं वो एकदम सिमिलर हैं। तो दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने बोला था कि जो हार्बर बोर्ड है खाली वो ही लायबल होगा। हमारे केस में हार्बर बोर्ड मिस्टर ए है, तो कोर्ट की रीजनिंग भी देखें तो खाली हार्बर बोर्ड उस केस में लायबल माना था कोर्ट ने। उनका कहना यह था कि ऑल्दो क्रेन और ड्राइवर सप्लाई किए गए हैं, जिस इंसान को सप्लाई किए गए हैं वो ये तो जरूर चेक रख सकते हैं कि भाई वो कौन सा काम करे कौन सा नहीं करे, पर वो इसके ऊपर सुपरवाइज नहीं कर सकता ड्राइवर को कि वो क्रेन को कैसे चलाए। वो सुपरविजन सारा उसके ओरिजिनल एम्प्लॉयर के पास है। तो इसलिए कोर्ट ने खाली इस केस में हार्बर बोर्ड को ही लायबल माना था, जो कि हमारे केस में मिस्टर ए है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों करेक्ट आंसर मिस्टर ए एकदम सही है। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर आपको लगता है आप चैलेंज करना चाहते हैं तो जरूर अपनी रीजनिंग के साथ इसको चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से जो चैलेंज होना चाहिए था वो ये है कि इसमें पूछा गया था कि उस इंसान को क्या कहा जाता है जो दूसरे को हेल्प करे कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए था बोथ एबेटर एंड अकम्प्लिस, पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अकम्प्लिस वो बंदा होता है जो कोई ऑफेंस करने में आपकी मदद करता है या आपके साथ अपराध करता है, तो अकम्प्लिस सही है। पर एबेटर की अगर हम डेफिनेशन देखें और एबेटमेंट ऑफ अ थिंग जहां पे डिफाइंड है अंडर सेक्शन 107 उसमें जाएं, तो आईपीसी का सेक्शन ये कहता है कि किसी बंदे को तब ये माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस अबेट किया है जब वो उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उस बंदे को इंटेंशनली एड करे। एड का मतलब क्या होता है, हेल्प करे। जब कोई बंदा इस सेक्शन के हिसाब से ऑफ आईपीसी 107 ऑफ आईपीसी के हिसाब से अबेटमेंट तब माना जाता है जब कोई बंदा दूसरे की मदद करे कोई अपराध करने के लिए, उसे एड करे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अबेटमेंट भी अबेटर भी सही आंसर होना चाहिए था, पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है। तो आप चाहे तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी है 10301 और आप चाहें तो सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी का रेफरेंस दे सकते हैं इसके थर्ड क्लॉज का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये था कि अगर कोई दुकानदार ने कोई प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखा हुआ है डिस्प्ले में, तो इस केस में ऑफर कौन देता है, फ्रॉम हुम इज एन ऑफर एड्रेस। इसका मतलब यह है कि कौन ऑफर देगा। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑफर आपको पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, जब दुकानदार ने कोई प्रोडक्ट अपनी दुकान में डिस्प्ले किया हुआ होता है, तो दोस्तों आप मतलब कस्टमर उस केस में एक ऑफर देता है, क्योंकि ये एक इन्विटेशन टू ऑफर का केस होता है। तो उस केस में कस्टमर ऑफर देता है जिसको दुकानदार चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। तो इसका आंसर कस्टमर ही होगा। ये सही आंसर दिया है एनटीए ने। क्वेश्चन आईडी है 10334। दोस्तों अगला एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है मेरे हिसाब से क्योंकि जो ऑप्शन थर्ड है फैब्रिकेटिंग एविडेंस, उसकी जगह जो ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेक्शन 192 में फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस मेंशन्ड है, ना कि फैब्रिकेटिंग एविडेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में फर्क क्या होता है। दोस्तों गिविंग फॉल्स एविडेंस होता है कि जब किसी बंदे को कोर्ट में बुलाया जाए, सेक्शन 191 इसे एक्सप्लेन करता है, जब कोर्ट में किसी बंदे को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि आप कोई स्टेटमेंट ऐसी दें जिसमें आप गलत स्टेटमेंट दें, आपको पता है कि असल सच क्या है पर आप झूठी गवाही दे दें, झूठी स्टेटमेंट दे दें ओथ के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं कि हाँ मैं कसम खाता हूं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और वहां पे जाके आप झूठ बोल दें, कोई झूठा एविडेंस दे दे, कोई झूठी स्टेटमेंट दे दे, तो दोस्तों उसको गिविंग फॉल्स एविडेंस माना जाता है अंडर सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी।
पर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या होता है? एज पर सेक्शन 192, जब आप एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करें जिससे कि जो दूसरा बंदा है उसको उस अपराध की सजा मिल जाए। जैसे कि इस केस में भी उस बंदे ने वो जो ज्वेलरी है वो दूसरे के डब्बे में डाल दी है जिससे कि उसको थेफ्ट के लिए पनिशमेंट मिल जाए। तो इसमें उसने क्या किया है? इसने एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की है जिससे कि दूसरे को अपराध की सजा मिल पाए। तो दोस्तों उसको डील करता है सेक्शन 192, पर जो ऑप्शन होना चाहिए था वो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस होना चाहिए था, ना कि फैब्रिकेटिंग एविडेंस। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से स्क्रैप होना चाहिए क्योंकि गलत ऑप्शन मेंशन्ड है, क्योंकि आईपीसी इसको फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस कहती है। आप चाहें तो इसे चैलेंज कर सकते हैं, यही रीजनिंग देके। क्वेश्चन आईडी है 10304। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स ने काफी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी उठाई है कि ये चैलेंज होना चाहिए, वो था कि नीति आयोग में कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो दोस्तों ये न्यूज है 2017 के आसपास की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब से 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे नीति आयोग में, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे, राजनाथ सिंह जी भी शामिल थे, निर्मला सीतारमण जी भी शामिल थी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल थे। तो दोस्तों ये चारों ही लोग शामिल थे। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है बोथ आर ट्रू, वो सही है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल थे एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से सही आंसर दिया है एनटी ने, जो आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो उसका क्वेश्चन आईडी है 10316, जिसमें पूछा गया है कि नॉइस पॉल्यूशन को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में कब पॉल्यूशन के तौर पे शामिल किया गया। तो दोस्तों अगर आप इस एक्ट में जाएंगे 1981 के और इसके सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में जाएंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि नॉइस को एज अ पॉल्यूशन इंक्लूड किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट में 1987 में, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1988। तो इसको शामिल कब किया गया? 1987 में। एक्ट खुद इसके बारे में बताता है। तो आंसर जो है 1987 वो करेक्ट है, इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से चैलेंज किए जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज थे, आप चाहें तो अपनी रीजनिंग के साथ बाकी क्वेश्चंस को चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।